अब अब बात करते हैं यूनिट 3 की। और यूनिट 3 में जो विषय है वो द्विवेदी युग पर एक विशद चर्चा है। द्विवेदी युग के नामकरण पर एक विशद चर्चा है, जिसमें जो उसका काल निर्णय है वो कब कैसे हुआ, उस निर्णय के क्या आधार रहे, द्विवेदी युग काल चक्र क्या है, द्विवेदी युग का पूर्वाभास क्या है, द्विवेदी युग का नामकरण क्या है, कैसे हुआ, उस समय की क्या परिस्थितियां रही, और संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या प्रभाव रहा तत्कालीन साहित्य पर, तत्कालीन साहित्यकारों पर, तत्कालीन समाज पर, गद्य शैली के निर्माता के रूप में कैसे हम द्विवेदी जी को जानते हैं, हम क्यों उन्हें युग निर्माता के रूप में देखते हैं, और फिर इसके बाद इस सब के लिए एक सारगर्भ विषय विचार। तो जो द्विवेदी युग है, हिंदी खड़ी बोली कविता की साधनावस्था से सिद्धि तक का इतिहास द्विवेदी युग कहलाता है। इस युग की कविता को भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीयता के संदर्भ में आंकने का एक सफल प्रयास किया गया है। राष्ट्रभाषा के लोकप्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त, रस सिद्ध महाकवि हरिऔध, ब्रज भाषा के अमर गायक रत्नाकर इसी युग की विभूतियां हैं, इसी युग के महान हस्ताक्षर हैं, इसी द्विवेदी युग के लोकप्रिय साहित्यकार। साथ ही साथ लगभग 150 अन्य साहित्यकार, या इन्हें अन्य कवि के रूप में देखें, गद्यकार के रूप में देखें, साहित्यकार के रूप में देखें, और इनमें से जो 125 तो ऐसे हैं जो सरस्वती पत्रिका से संबंधित रहे हैं, और 25 ऐसे हैं जो कि सरस्वती पत्रिका में जो नहीं आ पाए हैं, जिनके लेख या कविताएं प्रकाशित नहीं हो पाई हैं, लेकिन वो इस युग के ही साहित्यकार हैं। तो इस रूप में कुल 150 जो साहित्यकार हैं वो इस युग की जो साहित्य धारा है उसमें स्मरण किए जाते हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति क्षमता से नई हिंदी का भंडार भरा है। नींव के पत्थर की भांति वे काल के कराल गाल में दब गए हैं, पर आधुनिक भारत की वर्तमान राजभाषा की आधारशिला बनने का गौरव उन्हें प्राप्त है ही। अर्थात उन्होंने भारतवर्ष की जो वर्तमान राजभाषा हिंदी है उसकी आधारशिला बनने का एक सफल प्रयास किया है। तो ये जो द्विवेदी युग है ये इन समस्त दृष्टियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और इसका विकास क्रम एक ऐतिहासिक क्रम है। युग की हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना के अदम्य स्वर को साधकर फिर आगे बढ़ी है। उसमें नई जीवन दृष्टि और भारतीयता के संस्कार सन्निहित हैं। वह हिंदी की मिट्टी, गंध, देश की अर्जित निजी संस्कृति की ख्याति की अभ्यर्थना, मानवीय आस्था और विश्वासों, इन सब से मंडित है। हिंदी कविता के आधुनिक विकास क्रम को यदि हमें ठीक ठीक रूप से समझना है तो हमें द्विवेदी कालीन कविता का जो व्यवस्थित अध्ययन है वो करना ही होगा। अर्थात एक क्रमवार अध्ययन हमें करना होगा, तब ही हम समझ सकते हैं कि किस क्रम से, किस उतार चढ़ाव से द्विवेदी युगीन साहित्य आगे बढ़ा है, उसने किन किन परिस्थितियों को झेला है, क्या क्या संघर्ष उसने सहे हैं, और कैसे कैसे साहित्यकार इस काव्य को आगे लेकर आए हैं। तो इन सब को जानने के लिए जो द्विवेदी युगीन साहित्य है उसका एक क्रमवार, एक व्यवस्थित अध्ययन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो इसमें एक बिंदु है वो आता है काल निर्णय। काल निर्णय, हम किसी भी काल का निर्णय तब कर पाते हैं जब उससे संबंधित हमारे पास प्रमाण उपस्थित हों, मापदंड हो उसे मापने की, हमारे पास ऐसा इतिहास हो
ऐसे तथ्य हों तभी हम कुछ कह पाते हैं, यूं ही अंधेरों में तीर नहीं चलते। तो जो द्वेदी युग है, उस युग को समझने के लिए, उस युग के निर्णय के लिए, उस युग की थाह को पकड़ने के लिए, उस युग के संपूर्ण जो एक कालक्रम है, जो एक काल सीमा है, जो एक कालखंड है, उसे जानने के लिए जो सबसे अधिक सहायक है, जो सबसे अधिक प्रामाणिक है, वो है सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका जनवरी सन 1900 ईस्वी में बड़े संकल्प के साथ जनता के सामने प्रकट हुई। उस प्रथम अंक में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाएं क्रमशः प्रकाशित हुई। एक थी नैषध चरित चर्चा और सुदर्शन, तथा दूसरी थी द्रौपदी वचन वाणावली। ये दोनों ही रचनाएं इस साहित्य में प्रकाशित हुई। तो सरस्वती श्रुति महती, जो सरस्वती पत्रिका है, सरस्वती श्रुति महती ना ही ये था। कालिदास के इस भरत वाक्य का उद्घोष करने वाली जो सरस्वती पत्रिका है, वो सन 1900 में अपने बड़े संकल्प के साथ संपूर्ण जनता के सामने आई। और जो उसमें छपी हुई द्विवेदी जी की दोनों रचनाएं थी, वो द्विवेदी जी की लेखनी की शक्ति, उनके व्यक्तित्व की गरिमा दोनों को प्रकट करने वाली। उन दोनों रचनाओं के द्वारा द्विवेदी जी के जो व्यक्तित्व है, जो उनकी गरिमा है, जो उनका कृतित्व है, जो उनकी क्षमता है, उनकी शैली है, उनका वैशिष्ट्य है, उसका सहज ही अनुमान उनसे लगाया जा सकता। सन 1900 ईस्वी के सरस्वती के जून अंक में द्विवेदी जी ने हे कविते, ये शीर्षक से तत्कालीन जो तुकबंदियां हैं, समस्या पूर्ति है और नीरस पदावली है, उसके विरुद्ध अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की। उनकी अभिव्यक्ति क्या थी? उन्होंने अपनी कविता प्रस्तुत की कि सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते, विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिकानंद विधायिनी महा, कवींद्र कांते कविते अहो कहा। अर्थात जिसका स्वरूप बहुत ही सुंदर है, मंडित है, रमणीय है, जो रस राशि से रंजित है, ओतप्रोत है, युक्त है, जिसमें विचित्र वर्ण रूपी अलंकरण है, ऐसी है कविता तुम कहाँ हो। अलौकिकानंद विधायिनी महा, जो तुम अलौकिक आनंद की प्राप्ति कराने वाली हो, उसकी विधायिका हो। हे कवींद्र कांति, हे कवियों की तेज आभा, हे कवियों का सौंदर्य, हे कविते तुम कहाँ हो। तो ब्रज भाषा की जो पिटी पिटाई शैली थी, जो बहुत समय से चली आ रही थी, उससे उठकर द्विवेदी जी खड़ी बोली को गद्य की भांति पद्य में पूर्णतः स्थापित करना चाहते। इसके लिए उनके हृदय में एक अदम्य लालसा, एक व्याकुलता, एक वेदना व्याप्त थी, जिसको उनकी उपयुक्त जो पंक्तियां हैं उनमें भी देखा जा सकता है कि अभी मिलेगा ब्रज मंडलांत का, सुभुक्त भाषामय वस्त्र एक ही, शरीर संगी करके उसे सदा, विराग होगा तुझको अवश्य ही। इसलिए हे भवभूति भाविते, अभी यहाँ है कविते, न आ। तो यहाँ पर जो प्रसाद जी ने एक
वर्णन दिया। वो खड़ी बोली को गद्य के समान ही पद्य में स्थापित करना चाहते थे और ब्रज भाषा का मानव देखना चाहते। इसी के साथ उन्होंने यहाँ कहा कि जो ब्रज रूपी मंडलांत है, जो मंडल है, उसके अंत का इसी समय एक भाषामय स्वरूप तुम्हें यहाँ प्राप्त है, जिसे तुम अपने साथ रंग लूंगी और सदा लेकर चलोगी। विराग होगा तुझको अवश्य, और उससे तुम्हें विरक्ति हो जाएगी, अर्थात उस ब्रज भाषा से विरक्ति होगी। इसलिए ये विभूति भाग अभी यहाँ है, कविते में आना आ, तुम अभी यहाँ मत आओ। इतना ही नहीं, उसी वर्ष जुलाई अंक में उन्होंने कवि कर्तव्य शीर्षक निबंध के माध्यम से वह शंखनाद किया जिसने कवियों के सामने उनके मानस में एक हलचल मचा दी, एक उथल पुथल कर दी, एक नई चेतना को जन्म दिया। यह सुयोग इतना अनूठा था कि ठीक 2 वर्षों के उपरांत सन 1903 ईस्वी में ही द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में गौरवान्वित हुए और सन 1900 ईस्वी से ही द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के कारण इस युग का आविर्भाव माना जाता है। हालांकि द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 में हुए हैं, लेकिन जो द्विवेदी युग का आविर्भाव है, जो अवतरण है, वो सन 1900 से ही माना जाता है। तो ये जो एक सबसे पहला हमारा बिंदु है, काल निर्णय। तो ये जो काल निर्णय है, ये सरस्वती पत्रिका के आधार पर इस काल का निर्णय लिया गया और जिसका आरंभ 1900 ईस्वी से माना गया। और ये 1900 ईस्वी इसलिए क्योंकि इसी ईस्वी से ही सरस्वती पत्रिका का आरंभ हुआ, उसकी नींव पर, और वह निरंतर आगे की ओर अग्रसर होती चली। यहाँ केवल उसे काल मानना या केवल उसके सन को कह देना ही पर्याप्त नहीं, यहाँ पर काल का निर्णय ये भी अति पर्याप्त। काल निर्णय जिसके लिए विभिन्न आलोचक अपनी अपनी जो मंथन करके आते हैं, उसके आधार पर अपनी लेखनी चलाते हैं, तब भी हम देखते हैं कि ये जो बात कही गई कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के लिखने से पूर्व भी अन्य पत्र पत्रिकाओं में अपनी उच्च कोटि की रचनाएं प्रदान कर चुके थे। तत्कालीन हिंदी संस्कृत विद्वानों पर उनका प्रभाव तेजी से पड़ा। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व एक दृष्टि में दिखाई देने लगा। 1955 की संवत 1955 की रसिक वाटिका में उनका रस विवेचन नामक एक लेख पढ़कर पहले रस परिपाक किसे कहते हैं, यह बात यथार्थ रूप में सामने। छत्तीसगढ़ मित्र में उनकी लिखी हुई व्यंग्यपूर्ण संस्कृत और रचना, जो व्यंग्यपूर्ण संस्कृत और हिंदी दोनों ही भाषाओं में सृजित काक पूजितम नाम की कविता है, वो पढ़कर एक प्रकार से लोटपोट। तो इन रचनाओं के अतिरिक्त सन 1900 से पूर्व द्विवेदी जी की जो अनुदित और मौलिक प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएं हैं, वो बहुत है, क्योंकि केवल प्रथम 1900 जो समय द्विवेदी युग के काल निर्णय का माना गया है, उसके बहुत सारे प्रमाण हैं।
उस समय में जो अलौकिक कार्य हुआ, उसमें अनेक रचनाएं लिखी। उस समय अनुदित तथा मौलिक प्रकाशित और अप्रकाशित जो रचनाएं हैं, उनकी एक लंबी सूची है। एक है विनय विनोद, ये अनुदित रचना है और इसका काल 1889 ईस्वी माना जाता है। इसी प्रकार बिहार वाटिका, यह भी अनुदित रचना है और इसका रचना काल 1890 माना जाता है। स्नेहमाला, ये भी एक अनुदित रचना है और इसका काल 1890 है इसका भी। और गंगा लहरी, ये भी अनुदित रचना है, इसका जो कालखंड है वो 1891। और इसी प्रकार ऋतु तरंगणी का गंगा काल भी जो रचना काल है वो भी 1891 बैठता है। और इसके बाद आता है सुहाग रात, ये अप्रकाशित रही 1900 में। देव स्तुति शतक, ये 892 ईस्वी में प्रकाशित हुई और मौलिक रचना। इसी के साथ साथ कान्य कुब्जली व्रतम 1889 में, संसार पत्र संपादक स्तवः 1818 में, और जो नागरी है वो 1900 में, ये भी मौलिक रचना है, ये आई। तो इस प्रकार जो रचना है, जो इस प्रकार जितनी रचनाएं प्रकाशित हुई उस समय की पत्रिकाओं में, ये इस काल को द्योतित करती हैं कि ये जो कालखंड चला है ये द्विवेदी युग में चला है। तो इसी वर्ष इन्हीं रचनाओं के साथ साथ जो जुलाई अंक में एक कवि कर्तव्य शीर्षक निबंध निकला, उसने तो मानो शंखनाद कर दिया, जिसने कवियों के मानस में एक हलचल मचा दी, एक नई चेतना उत्पन्न कर दी। वह सुयोग इतना अनूठा था कि ठीक 2 वर्ष बाद सरस्वती जी के संपादन, सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य क्योंकि द्विवेदी जी ने संभाले लिया था, तो इसी आधार पर जो द्विवेदी युगीन काल का निर्णय है वो 1900 ईस्वी माना जाता है। अर्थात द्विवेदी युग का जो अवतरण है वो विद्वानों के अनुसार 1900 माना जाता है। जितने भी आलोचक हैं, समालोचक हैं, विद्वान हैं, वो द्विवेदी युग का काल जो निर्णीत करते हैं, वो 1900 ईस्वी निर्णीत करते हैं और उसे द्विवेदी युग का आगमन मानते हैं। अगर अब हम बात करें काल निर्णय के आधार, तो जो काल निर्णय का आधार है उसका आधार बहुत सारी चीजें होती हैं। इतिहास होता है और काल निर्णय का आधार रचनाएं होती हैं, साहित्य होता है, तत्कालीन परिवेश होता है और युगीन परिस्थितियां होती हैं। काल निर्णय को जो हम लेकर चलते हैं उसमें आलोचकों के द्वारा विशेष अध्ययन सम्मिलित होता है। तो काल निर्णय के जो आधार हैं वो कुछ आलोचक किसी काल विशेष का प्रारंभ उस व्यक्ति की प्रथम कृति से मानते हैं, प्रायः जिसके नाम पर उस काल विशेष का नामकरण होता है। जबकि ऐसा है कि कुछ लोग किसी साहित्यिक स्पष्ट परिवर्तन को काल निर्णय का आधार मानते हैं कि यहाँ से यहाँ के मध्य साहित्य की धारा ने एक दूसरा रुख ले लिया, तो यहीं से ही हम काल निर्णय का आधार ग्रहण करें। जबकि कोई अन्य लोग एक नवीन शैली का आगमन जिस काल में हो जाता है उस काल को पूर्ण रूपेण काल निर्णय का आधार मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी होते हैं जो किसी विशेष साहित्य धारा की जो यथेष्ट प्रतिष्ठा हो जाती है, यथेष्ट प्रतिष्ठा जैसा चाहते हैं वैसी हो गई, तो उससे काल निर्णीत करते हैं। तो संक्षेप में विविध जो काल निर्णय की भूमियां हैं उसके विविध आधार हैं, जिनके सहारे, जिनका अवलंब लेकर साहित्य
काल का आरंभ कर दिया। हमारे इस काल निर्णय में भी जो विभिन्न तत्व लिए गए हैं उसके इन सब की ही समष्टि उसमें प्रस्तुत की गई है, क्योंकि जो इतिहास है, जो विचारक हैं, जो समीक्षक हैं, उनका मानना है कि सन 1900 से लेकर सन 1920 तक का समय द्विवेदी युग के नाम से संबोधित किया गया। तो इस प्रकार से जो सन 1900 से 1920 तक का समय है, जिसे द्विवेदी युग कहा गया है, तो उसके 3-4 वर्षों तक साहित्य का व्यवधान दिखाते हैं। इस कार्य में कोई कुशलता या मतलब इस काल निर्णय में एक विशेष जो बाधक है वो साहित्य व्यवधान कहीं ना कहीं दिखाई देता है, परंतु दो साहित्यिक युगों के बीच 2-4 वर्षों का अंतर विशेष महत्वपूर्ण है। अगर साहित्य युग जो चल रहा है और उसके मध्य 3-4 वर्षों का अंतर दिखाई दे रहा है तो वो मायने नहीं। यहाँ पर राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वर्षों इन ये जो वर्ष मास हैं राजनीतिक इतिहास में, इन सब का अंतर बहुत बड़ा विभिन्न और बहुत बड़ा विभेद जो है उसे उत्पन्न करता है, किंतु साहित्य में 1-2 वर्ष का व्यवधान तो सदैव ही रहता है। तो दो युगों की संधि बेला में कुछ संक्रमण भी चलता है। उस संक्रमण काल में प्रमुख काव्य विशेष के अतिरिक्त भी अन्य काव्य रचनाएं प्रवाहित होती रहती हैं। तो संक्रमण काल में अतिरिक्त जो शक्तिशाली जीवंत काव्यधारा और उनके काव्यधारा के कवि हैं उनको लिया जाता है। तो इस प्रकार जो द्विवेदी काल निर्णय का आधार है उस आधार के बहुत सारे मायने हैं। तो इस प्रकार ये देखा गया कि जो काल निर्णय का आधार तत्व है उसमें हालांकि जो साहित्यिक व्यवधान है वो भी काल निर्णय में विशेष बाधक बनता है और 1899 ईस्वी से 1903 ईस्वी के बीच जो 3-4 वर्षों का एक व्यवधान दिखाई देता है तो वो थोड़ा उसमें है, क्योंकि परंतु जो दो साहित्यिक युगों के बीच 2-4 वर्षों का अंतर है वो ज्यादा विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि कोई भी हम काल निर्णय करते हैं किसी भी चीज का जो इतिहासगत निर्णय है उसको एकदम तिथि के अनुसार कह पाना अत्यधिक दुर्लभ है। उसमें कुछ ना कुछ समय का थोड़ा बहुत हेर फेर रहता है। राजनीतिक इतिहास में भी वर्ष, मास और दिन का अंतर जो है वो कहीं ना कहीं एक विभेद उत्पन्न करता है ना। इसी प्रकार से साहित्य का जब काल निर्धारण होता है तो उसमें भी 1-2 वर्ष का व्यवधान जो है वो बना ही रहता है। एक युग की समाप्ति बेला और एक युग का प्रारंभ, जो इसके मध्य का संक्रमण है वो चलता है और उस संक्रमण के जो वो संक्रमण काल है उसमें संक्रमण काल में जो काव्य विशेष के अतिरिक्त अन्य काव्य धाराएं प्रवाहित होती हैं वो भी दिखाई देती हैं। तो कालांतर में जो शक्तिशाली जीवंत काव्य धाराएं हैं वो काव्य धाराएं उन प्रवाहित साधारण काव्य धाराओं पर अपने आप हावी हो जाती हैं और इन जो प्रभावी काव्य धाराएं हैं उनको आधार मानकर जो काल का निर्णय है उसको लिया जाता है। तो द्विवेदी युग की जो अंतिम तिथि है उस निर्णय के संबंध में यदि देखा जाए तो इस विशेष शैली का परिपाक कब हुआ, आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन कब तक किया, कब से प्रारंभ किया, ये सब जो तथ्य हैं इनके सामने के आने के बाद ही जो काल निर्णय है वो किया जाता है। तो इस काल निर्णय का जो सबसे बड़ा आधार है, द्विवेदी युग के काल निर्णय का जो सबसे बड़ा आधार है वो आधार है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी
द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका कि इसका आरंभ कब से हुआ और कब तक चला, कब तक इसका संपादन काल चला और उसके मध्य कौन कौन से साहित्यकार हुए, किस किसने इस पत्रिका के साथ जुड़कर अपने आप को साहित्य के साथ जोड़ा। तो ये जो तथ्य है ये काल निर्णय का सबसे बड़ा आधार है। और 1-2 वर्ष या कुछ दिन जो है वो काल निर्णय में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते हुए दिखाई देते हैं, उनमें विभिन्नता उत्पन्न करते हुए दिखाई देते हैं, उसमें विभेद उत्पन्न करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सर्वत्र देखने को मिलता है। तो ध्यान दें जब हम कोई इस तरीके का निर्णय करने जा रहे होते हैं, उसके आधार ढूंढने जा रहे होते हैं, तो विशेष रूप से ये ज्ञात होता है कि सन 1916-17 ईस्वी तक द्विवेदी युगीन काव्य शैली का पूर्ण विकास हो चुका था। खड़ी बोली ब्रज भाषा के स्थान पर पूर्ण रूप से काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। जो खड़ी बोली है वो ब्रज भाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित हो चुकी थी। सन 1516 के आसपास ही छायावादी काव्य की एक मधुमय उर्मियां जो है वो प्रवाहित होने लगी थी। तो वहां तक का जो काल है उस काल को इस काल निर्णय का आधार बनाया गया। प्रसाद का जो चित्राधार है और झरना है, क्रमशः ये रचनाएं 1918 और 1919 की रचनाएं हैं। पंत जी की वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, इनकी रचनाएं 1918 और 19 और 20-21 तक पूर्ण हुई हैं। तो यद्यपि पल्लव का मुद्रण आगे चलकर 22 में हुआ है, पर उसका निर्माण पहले ही हो चुका था। और महाकवि निराला जी की जो जूही की कली है वो 1916 में लिखी गई, किंतु उसका प्रकाशन आगे चलकर 27 में हुआ। तो ये सब जो काव्य परिवर्तन है एक नए युग के आगमन की घोषणा कर रहे थे। इधर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1920 ईस्वी तक अभिनिवेश पूर्ण जो सरस्वती पत्रिका है उसका संपादन किया, उसका कार्यभार संभाला और फिर सरस्वती का कार्यभार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को सौंप दिया गया। तो द्विवेदी जी के बाद प्रथम बार पंत की कविता सरस्वती में स्थान प्राप्त करती है और उधर पल्लव के प्रकाशन के समय विरोधात्मक भूमिका पंत के गद्य पद्य में प्रकाशित हुई है ना। इस पत्रिका में गद्य पद्य के रूप में प्रकाशित हुई है। उससे ये सब प्रमाणित होता है कि वह जो काल था 20 के बाद का वो एक नई शैली का अभ्युदय कर रहा था। तो हमारा जो प्रबंध काव्य संबंध है, यदि गद्य साहित्य के विवेचन का प्रश्न हो तो इस युग को 5-10 वर्ष आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन शुक्ल जी ने द्विवेदी युग में ही लिखना प्रारंभ किया था और वे इसी युग के प्रौढ़ गद्य लेखक थे। परंतु शुक्ल जी का गौरवपूर्ण गद्य साहित्य द्विवेदी युग के बाद की रचना है। यद्यपि आचार्य वाजपेयी उन्हें द्विवेदी युग के विकास के रूप में स्वीकार करते हैं, किंचित इसीलिए शुक्ल जी के इतिहास को वो द्विवेदी युगीन रचना मानते हैं। तो एक बात और, द्विवेदी युग मूलतः काव्य का युग नहीं था कि जो द्विवेदी युग है वो केवल काव्य का युग ही नहीं था, इसके तो बहुत सारे प्रमाण हैं। शीघ्र समाप्त होना, तत्कालीन जो सामाजिक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन है वो जनता को गद्य की ओर भी उन्मुख कर रहे थे। उस युग में गद्य का भी बहुत अधिक सृजन हुआ। इसके अतिरिक्त एक तथ्य यह भी है कि यह जीवन की पृष्ठभूमियां यहाँ पर बदलती हैं, समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं, जीवन के मानदंड और चिंतन का स्वर बदल जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। गांधी जी के राजनीति में आने से भारतीय जनजीवन एवं सामाजिक चेतना में एक नया उद्वेलन होता है। यद्यपि गांधी जी का राजनीतिक नेतृत्व लोकमान्य तिलक के निधन के बाद सन 1920-21 से प्रारंभ होता है, पर उनके व्यक्तित्व की छाप इससे पूर्व ही परिलक्षित होने लगी थी। द्विवेदी युगीन कविता पर स्वातंत्र्य आंदोलन एवं आर्य समाज के प्रचार का रंग भी गहरा रहा था। तो यहाँ ये सब जो कुछ भी तथ्य स्पष्ट हैं, इनसे स्पष्ट होता है जो द्विवेदी युगीन निर्णय है, काल निर्णय का आधार है, वो मुख्य रूप से सरस्वती पत्रिका है। वहाँ आई हुई शैलियां हैं और जो पाठक समाज आकर्षित हुआ है, मुग्ध हुआ है, उसकी मुग्धता है। सर्वत्र वस्तु की एक नई चर्चा है और पुरानी चर्चा का बंद होना है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं
और गुप्त जी के पुराने प्रगीतों का नए प्रगीतों से मिलान करने से ये स्पष्ट तथ्य ज्ञात होता है कि नई शैली का संपूर्ण स्वरूप निर्धारित करने में कुछ समय लगा। बीच के समय को संक्रांति काल कहा जा सकता है। स्पष्ट रूप से 1915 से 25 ईस्वी तक के समय में इस प्रकार की संक्रांति रही, किंतु एक पुनर्निर्णीत तिथि स्वीकार करनी ही है। और उस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी का इतना प्रभाव पड़ा कि उनकी साहित्य सेवा का काल 1901 से 1920 ईस्वी तक स्वीकार किया गया और इस साहित्य काल को ही द्विवेदी युग के रूप में स्वीकार किया गया है समस्त विचारकों के द्वारा। और इसीलिए इस युग के महान युग प्रवर्तक पुरुष नायक महावीर प्रसाद द्विवेदी के आधार पर ही इस युग का नाम पड़ा है और इस युग को द्विवेदी युग कहा गया है। द्विवेदी युग को युगांतर के नाम से भी डॉक्टर सुधींद्र जी जो हैं वो संबोधित करते हैं। और इस रूप में जो ये एक चक्र परिपूर्ण होता है वो 1900 से 1920 तक पूर्ण होता है। तो ये समस्त जो काव्य परिवर्तन है ये एक नए युग की जो घोषणा भी कर रहे थे। और 1920 ईस्वी तक अभिनिवेश पूर्ण संपादन करके सरस्वती का कार्यभार भी जो है पुन्नालाल बख्शी जी को सौंप दिया गया। तो इसके बाद जो इतिहास में एक मतलब अंतर आया है, नई शैली का अभ्युदय हुआ है, वो सारी चीजें जो है इसका आधार हुई है, द्विवेदी युग के काल निर्णय का आधार बनी है। तो डॉक्टर दीन दयालु गुप्त के मत में द्विवेदी जी का साहित्य क्षेत्र में आना हिंदी खड़ी बोली के इतिहास में एक युगांतर उपस्थित करने वाली घटना थी। उनका आगमन मानो हिंदी साहित्य कानन में बसंत का आगमन था। उस समय साहित्य जीवन में एक नवीन स्फूर्ति आ गई थी। हिंदी साहित्य क्षेत्र में द्विवेदी जी का इतना प्रभाव पड़ा कि उनकी साहित्य सेवा का काल 1901 से 1920 तक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल का कहना है कि इस परिवर्तित युग के सबसे महान युग प्रवर्तक पुरुष नायक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। सुरेंद्र जी ने इस युग को युगांतर कह दिया। तो इस रूप में जो ये पूरा का पूरा कविता हिंदी कविता का युगांतर संज्ञा जिसे प्रदान की गई, जो ये पूरा कालखंड है इसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और इसका जो समय है वो 1900 से 1920 ईस्वी तक माना गया है। और इस रूप में इतने सारे जो मतलब के आधार है वो आधार इसमें काल निर्णय के रूप में सामने आए हैं। इसके बाद बात करते हैं द्विवेदी युग के कालचक्र की। तो द्विवेदी युग का जो कालचक्र है उसमें जो द्विवेदी युगीन घटनाएं हैं और उनकी जो पृष्ठभूमि है उसमें जितनी उल्लेखनीय कृतियां हुई उस समय की उनका एक काल चक्र उसका विवरण मिलता है। और किस संवत से किस संवत तक के जो ग्रंथ हैं वो इसमें आते हैं, कौन कौन सी कृतियां इसमें आती हैं, जो इससे पूर्व पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं उनका जो प्रकाशमान काल है, अनुदित अनुवादित जो कृतियां हैं ये सब इसके कालचक्र के अंतर्गत आती हैं। बुद्ध चरित चुभते चौबदे हरिऔध जी की रचना है और बुद्ध चरित शुक्ल जी की रचना है। ये कुछ काव्यों का प्रकाशन पीछे होते हुए भी इनका जो रचना काल है वो द्विवेदी काल रहा है। और दोनों ही टिप्पणियों पर से ये स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी कविता में जो युगांतर है वो द्विवेदी युग का ही दूसरा नाम है और इसी काल की काव्य शैलियों का समुचित विवेचन है। तो नए नाम के चमत्कार से किसी प्रकार भी भ्रमित तो नहीं हुआ जा सकता। लोग जो है वो जो भी कहते हैं उसके अनुसार और जो उस समय के तथ्य मिलते हैं उस काल चक्र के अंतर्गत जितनी रचनाएं प्राप्त होती हैं, जो साहित्य मिलता है और उस काल चक्र में जो प्रकाशन सामने आता है उसके आधार पर जो ये द्विवेदी युग है इसका निर्णय होता है। तो डॉक्टर उदय भानु सिंह के युग निर्णय को भी अगर देखें तो उनका मत है कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी
की जो संस्कार जन्य संस्कृत भक्ति है, उसने पाठक जी आदि के स्वच्छंदतावाद को रोक दिया। संवत 1960 में वे सरस्वती के संपादक हुए। उन्होंने एक प्रभु विष्णु और सफल सेनापति की भांति हिंदी के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और यहीं से अराजकता युग का अंत हुआ, द्विवेदी युग का आरंभ हुआ। अपने कथन की पुष्टि के लिए उन्होंने तर्क दिया कि संवत 1960 अर्थात 1903 ईस्वी से 1982 तक का जो काल है वो द्विवेदी युग कहने योग्य है और केवल यही कारण नहीं है, इस युग में गद्यात्मक रचनाएं लिखी गई, पद्यात्मक रचनाएं लिखी गई, द्विवेदी जी की ही शैली जो है वो आगे तक इस युग में चली। और क्योंकि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो भी परिष्करण, जो भी परिष्कार, परिमार्जन भाषा के में किया है, व्याकरण सम्मत परिमार्जन किया है और भाषा संबंधित किया है, बोली संबंधित किया है, वो सब उनकी पत्रिका के द्वारा सामने आता है। और उसका महत्तर कारण यह है कि उस युग की अधिकांश देन स्वयं द्विवेदी जी की है, उनके शिष्यों की है और उनसे विशेष प्रभावित साहित्यकारों की है। तो ये जितने भी मत हैं, एक और मूल्यवान मत यह है कि पूज्य आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि उन्होंने आधुनिक साहित्य की भूमिका में ये लिखा है कि वाजपेयी जी के संबंध में कि डॉक्टर भानु सिंह आदि को जो भ्रम हो गया है उसका भी निवारण हो जाता है कि नए विचार, नई भाषा, नया शरीर और नई ऊर्जा, दोनों ही नई हिंदी को द्विवेदी जी की देन है। जो इस युग में एक नवीन विचारधारा प्रवाहित हुई, नई भाषा सामने आई, नया शरीर और नई पोशाक धारण करके साहित्य सामने आया, ये सब कुछ जो भी इस युग में समाज के और साहित्य के समक्ष आया वो द्विवेदी जी की देन है। तो नई हिंदी के प्रथम और युग प्रवर्तक आचार्य द्विवेदी जी हैं। आगे चलकर द्विवेदी युग की सीमा निर्धारित करते समय वे खुद कहते हैं कि संक्षेप में यही इस शताब्दी के आरंभिक 20 वर्षों के साहित्य की साधारण रूपरेखा है। एक पीढ़ी समाप्त हो रही है, दूसरी उदित हो रही है, नए के आगमन का पूर्वाभास है, पुरानी की विदाई है, छाया कभी कभी कुछ वर्षों तक का समय घेर लेती है, लेकिन नए के आगमन और पुराने के अवसान की तिथि निर्धारित करने में कभी कभी कठिनाई होती है। कुछ वर्ष का संक्रमण दिखाई देता है, लेकिन 1919 ईस्वी में समाप्त होने वाला प्रथम महायुद्ध और सन 20 के आसपास भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश, ये दोनों एक ऐसे स्मारक हैं जिनके आधार पर इन्हीं वर्षों को नए साहित्यिक उन्मेष की तिथि में स्वीकार कर लेना जो है वो कठिनाई युक्त नहीं है। तो लोगों के भ्रम का कारण है आचार्य जी का यह वाक्य है, हमारे साहित्य में द्विवेदी युग अब समाप्त हो रहा है, यद्यपि उसके नाम का जो जादू है अब काम करने लगा है। इसके अतिरिक्त रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान 1950-1975 विक्रमी के भीतर द्विवेदी जी को व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक के रूप में ग्रहण किया है और आगे चलकर नई धारा संवत 1950-75 विक्रमी के भीतर द्विवेदी जी की पद्य रचना प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में भी अभिहित किया गया है। एक बात जो विशेष है कि शुक्ल जी ने काव्य रचना प्रणाली तथा भाषा की सफाई के क्षेत्र में द्विवेदी जी को प्रवर्तक माना, उन्हें युग प्रवर्तक की संज्ञा क्यों नहीं दी? शायद शुक्ल जी समस्त आधुनिक युग को प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्थान में बांटकर अपना कार्य बहुत पहले निश्चित कर चुके थे। आधुनिक युग के सूक्ष्म विश्लेषण के लिए ना उन्हें अवकाश मिला, ना तो वो जीवित लेखक कवियों के संबंध में जमकर लिख सके। इस संदर्भ में वाजपेयी जी कहते हैं कि नवीन साहित्य की प्रेरक शक्तियों, नवीन व्यक्तियों, नए विकास के अनुरूप उनकी रचनाओं की वास्तविक छानबीन में शुक्ल जी एक प्रकार से उतरे ही नहीं, अभिव्यक्ति की प्रणालियों तक पहुंचे अथवा अपनी पहले से बंधी दार्शनिक धारणाओं के आधार पर सम्मतियां देते गए। किसी भी जीवित कवि पर दिया गया वक्तव्य कभी भी समग्र या संपूर्ण नहीं हो सकता, किंतु शुक्ल जी द्विवेदी जी की महत्ता को पूर्णतः स्वीकार करते हैं और कहते हैं
कि इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में देखते हैं। गद्य पर जो शुभ प्रभाव द्विवेदी जी का पड़ा उसका उल्लेख गद्य के प्रकरण में किया है। तो ये सारी सामग्री के तथ्य जो मिलते हैं, अधिकांश आलोचक द्विवेदी युग का आरंभ 1900 से 1901 मानते हैं, शेष इस युग का आरंभ 1903 से मानते हैं। प्रथम वर्ग के लोगों में कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं है, वरन मत वैभिन्न का कारण एक घटना है। द्विवेदी जी का सरस्वती पत्रिका की आसंधि पर संपादक के रूप में आसीन हूँ, क्योंकि उन्होंने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन भार ग्रहण किया है वो 1903 से ग्रहण किया है। और जो सरस्वती का संपादन प्रारंभ हुआ है वो 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। तो केवल ये एक घटना है जिसके कारण कुछ मतभेद दिखाई देते हैं। बाकी जो द्विवेदी युग का काल चक्र है वो 1900 से 1920 ईस्वी तक ही चला है। लेकिन कुछ विद्वानों का मत यह है कि द्विवेदी युग का जो काल चक्र है वो 1900 से 1925 तक चला है। और इस मत को ग्रहण करने में जो लोग सामने आए हैं तो उनका जो मत है, डॉक्टर लाल बताते हैं कि द्विवेदी युग को 1925 ईस्वी तक रखने में जो भी पक्षपाती हैं तो उनका नम्रता के साथ खंडन करते हैं, जिसके निम्नलिखित कारण हैं कि सन 1920 के बाद एक तो छायावादी कवियों का स्वर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और छायावाद कविता मुखरित होने लगी। द्विवेदी युगीन कथा जो है वो प्रधान काव्य के सामने फीकी पड़ने लगी। तो इसलिए 1920 के बाद का जो समय है वो द्विवेदी युग में नहीं गिना जा सकता। इसके अलावा एक मत ये भी है कि गीत, लय, ताल और हृदय के अंतर मन को छूने की जो शक्ति प्रसाद, पंत और निराला के गीतों में दिखाई पड़ती है उसका स्पष्ट अभाव गुप्त और हरिऔध की जो कविताएं हैं उनमें दिखाई देता है और भारतीय आत्मा में ये खटकता भी है। तो इसलिए भी 1920 के बाद का जो समय है वो द्विवेदी युग के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। एक चीज ये भी है कि भाषा का जो निखार, जो शैली, जो गीतात्मकता एवं भाव प्रवणता नए कवियों में मिली उनका पूर्ववर्ती कविता में सर्वथा अभाव रहा। आंसू तक पहुंचते पहुंचते नई कविता में काव्य और संगीत का जो मणि कांचन संयोग हुआ उसके फलस्वरूप परवर्ती कवियों को साहित्यिकों ने अपने हृदय में स्थान दिया। तो जो एक नई धारा जो प्रवाहित हुई उसको पुरानी धारा के साथ मिलाया ही नहीं जा सकता। इसलिए 20 के बाद का जो समय है वो एक परिवर्तित रूप में सामने आया और वो एक छायावाद की धारा से संपृक्त होता चला गया। तो युग के बदलते हुए शक्तिशाली स्वर का आभास पाकर द्विवेदी जी ने उस आचार्य आसन को 1920 ईस्वी में स्वतः छोड़ दिया था, जहां रहकर वह समस्त हिंदी जगत को लगभग 20-21 वर्षों तक नियंत्रित करते रहे, संचालित करते रहे। तो इसलिए 1920 ईस्वी के बाद का जो कालचक्र है उस कालचक्र में छायावादी काव्य की शहनाई जो है वो सर्वत्र गूंजने लगी। द्विवेदी युगीन काव्यधारा मध्यम पड़ने लगी। मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध और राम नरेश त्रिपाठी और गोपाल शरण सिंह आदि की जो रचनाएं हैं वो पुरानी परिपाटी पर बहुत बाद तक चलती रही हैं, लेकिन छायावादी काव्य को प्राप्त नहीं कर पाई। तो ये जितने भी विश्लेषण हैं, जितने भी अध्ययन हैं, जितने भी परीक्षण हैं, छानबीन है, उन सब के आधार पर यह निर्विवाद रूप से विद्वानों के द्वारा निर्णीत किया गया है कि जो 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक का कालखंड है और इस कालखंड में रचित जो कविता है और इसका जो संपूर्ण क्षेत्र है वह द्विवेदी युग के रूप में माना गया है। और आगे चलकर यह काल काव्य का अनुशीलन जो है करते हुए आगे बढ़ता है और इस काल के आगे बढ़ने के साथ साथ इस कालखंड का नाम जो है वो भी परिवर्तित हो जाता है।